हेलो गाइस। पिछली क्लास में हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जाना और आज की क्लास में हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ। अब राम नारायण जो हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं बिहार के। इन्हें जो नवाब ऑफ बंगाल होते हैं मीर कासिम इन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपना जो रेवेन्यू का अकाउंट है वो हमें सबमिट करवा दें, लेकिन राम नारायण अपना रेवेन्यू अकाउंट मीर कासिम को सबमिट कराने से मना कर देता है, जिसकी वजह से मीर कासिम इसे टॉलरेट नहीं कर पाते, उन्हें गुस्सा आता है और वो राम नारायण को मार देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि मीर कासिम के सामने एक और प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है कि जो कंपनी है वो अपने दस्तक का मिसयूज करती है। हमने बैटल ऑफ प्लासी में भी जाना था कि कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें जो फरमान मिला है विदाउट पेइंग एनी टैक्स ट्रेड का, तो उसका वो कैसे मिसयूज करती है। तो वही उनके नवाब ऑफ बंगाल और इंग्लिश के बीच में टेंशन क्रिएट कर देता है। अब इसके साथ क्या होता है कि जो नवाब ऑफ बंगाल होते हैं उन्हें बहुत सारा टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें लॉस होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो लोकल मर्चेंट्स हैं उन्हें भी अनइक्वल कंपटीशन फेस करना पड़ता है कंपनी मर्चेंट्स के सामने। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट हैं वो तो अपना गुड्स जो लेकर आते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर वो विदाउट पेइंग एनी टैक्स करते थे। तो उन्हें कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से उनके गुड्स का जो दाम है, कीमत है, वो बहुत कम होती थी। और लोकल मर्चेंट्स को टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके गुड्स की कीमत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से उन्हें अनइक्वल कंपटीशन फेस करना पड़ता था। अब मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम डिसाइड करता है कि वो टैक्स को ही अबॉलिश कर देगा। ना ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स पे करेगी और ना ही जो लोकल मर्चेंट्स है वो टैक्स पे करेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर लोकल मर्चेंट भी टैक्स नहीं पे करेंगे तो उनका गुड्स खरीदेगा कौन? क्योंकि लोकल मर्चेंट भी जो हैं वो भी कम दामों में, कम कीमत में अपना गुड्स बेचेंगे। तो इनसे कौन गुड खरीदेगा? तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो मीर कासिम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं और मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल्स होती हैं 1763 में। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो मीर कासिम को डिफीट कर देते हैं बैटल ऑफ कटरा में, मुर्शिदाबाद में और घेरिया और मुंगेर में। इसके बाद क्या होता है कि जो मीर कासिम है वो भाग जाता है अवध में। अवध में जाके वो पनाह लेता है नवाब ऑफ अवध के पास, सुजाउदुल्ला के पास। और वहीं पर मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड भी होते हैं। तो जिसकी वजह से जो मीर कासिम है वो रिक्वेस्ट करते हैं नवाब ऑफ अवध और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को कि वो उनका साथ दें ब्रिटिशर्स को हराने में। तो अब मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुगल बादशाह ये तीनों साथ में मिलकर बैटल ऑफ बक्सर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर जो होती है वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को जो लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो जो है वो कंबाइंड आर्मी होती है जो मीर कासिम की, सालम सेकंड की, सुजाउदुल्ला की, उन्हें डिफीट कर देते हैं एट बक्सर अक्टूबर 22 1764 में। और इसी बैटल में मीर कासिम जो है वो मारा जाता है और ब्रिटिशर्स की विक्ट्री होती है। अब इस बैटल में ब्रिटिशर्स जो है वो एक बहुत ही सुप्रीम पावर, ग्रेट पावर की तरह नॉर्थ इंडिया में उभर कर आते हैं। मीर जफर मीर कासिम से पहले बंगाल के नवाब होते हैं, वो दोबारा से उन्हें नवाब बना दिया जाता है। ब्रिटिशर्स मीर जफर को कहते हैं कि वो उन्हें परमिशन दे कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो मीर जाफर इस बात के लिए मान जाते हैं और साथ ही साथ वो कहता है कि आपको सॉल्ट पर 2% टैक्स देना होगा, बाकी जो आपके ट्रेड हैं उसे आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर इस बात के लिए मान जाते हैं। मीर जफर की डेथ के बाद क्या होता है कि जो उनका बेटा होता है, माइनर सन होता है उनका, निजामुद्दौला, तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब नवाब तो वो होता है, लेकिन
बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स होती हैं वो नायब सूबेदार के हाथ में होती हैं। अब नायब सूबेदार कौन था? नायब सूबेदार जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही वो डिसमिस किया जाता था, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही था। कि कहने को नवाब निजामुद्दौला बने थे, लेकिन कंट्रोल यहाँ पर ब्रिटिशर्स का ही था। इसके बाद जो बैटल होती है, इसके बाद ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो इस ट्रीटी को साइन करवाते हैं टू पार्ट्स में। एक तो जो है वो नवाब ऑफ अवध साइन करता है और एक मुगल बादशाह जो है वो साइन करते हैं। ये ट्रीटी अगस्त 1765 में साइन होती है। और फर्स्ट ट्रीटी जो है वो मुगल बादशाह के साथ साइन होती है 12 अगस्त 1765 को। इसमें क्या होता है कि मुगल बादशाह को ये एक्सेप्ट करना था कि निजामुद्दौला अब बंगाल का नवाब है, और साथ ही साथ में इन्हें दीवानी राइट्स भी देने थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब कंपनी वापस इन्हें पे करती है 26 लाख रुपीज पर एनम एज अ पेमेंट, और इन्हें कारा एंड इलाहाबाद भी दे देती है, और इन्हें कहती है कि अगर आपको फ्यूचर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की जरूरत पड़ती है तो आपको 53 लाख रुपीज पे करने होंगे आर्मी की मेंटेनेंस के लिए। तो शाह आलम सेकंड जो है वो इस बात के लिए मान जाते हैं और ट्रीटी साइन कर देते हैं। अब सेकंड ट्रीटी जो होती है वो नवाब ऑफ अवध और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। अब ये ट्रीटी जो साइन होती है वो 16 अगस्त अगस्त 1765 को होती है। अब क्या होता है, अब इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो नवाब ऑफ अवध हैं वो इलाहाबाद और कारा शाह आलम को दे देते हैं, जैसे कि ट्रीटी वन में लिखा था। और साथ ही साथ में नवाब ऑफ अवध 50 लाख रुपीज पे करते हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी का जितना नुकसान हुआ था, उनकी आर्मी का जो नुकसान हुआ था वो नवाब ऑफ अवध को भरना था, जिसकी वजह से उसे 50 लाख रुपीज पे करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ बलवंत सिंह जो है जमींदार थे जो बनारस के, उन्हें फुल पोजेशन देना था उन्होंने स्टेट का। तो इससे क्या होता है कि जो नवाब ऑफ अवध हैं उनके पास एक जो बनारस था वो भी उनके हाथ से निकल जाता है। तो ऐसे जो दो ट्रीटी साइन होती हैं जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर का एंड होता है। अब बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट आ जाती है 1765 से 72 तक। अब ये ड्यूल गवर्नमेंट होती क्या है? ड्यूल गवर्नमेंट में होता है कि आप दो जो है फोर्सेस, दो पावर्स किसी भी चीज पर कंट्रोल करती हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो बंगाल का मास्टर बन ही चुकी थी, तो इसके साथ क्या होता है कि वो भी बंगाल पर अपना कंट्रोल स्टार्ट कर देती हैं। तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल दोनों का शासन चलता है। अब दीवानी राइट्स जो होते हैं, रेवेन्यू के राइट्स जो होते हैं, वो तो ब्रिटिशर अपने अधीन ले लेता है कि दीवानी राइट्स जो रेवेन्यू राइट्स है वो कलेक्ट करेंगे, टैक्स वो कलेक्ट करेंगे। और जो निजामत राइट है लाइक मिलिट्री की मेंटेनेंस, जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो नवाब ऑफ बंगाल का काम था। अब ड्यूल गवर्नमेंट की वजह से जो लोकल पीपल हैं, वहाँ की अवाम है, उन्हें बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ रही थी। उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि ना तो ब्रिटिशर उनकी तरफ ध्यान देते थे और ना ही नवाब ऑफ बंगाल उनकी तरफ ध्यान देते थे, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन डिजास्टर होनी स्टार्ट हो चुकी थी। इस अवसर में किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक सुप्रीम पावर की तरह उभर कर आती है। अब इस क्या है कि हम देखते हैं 1947 तक ब्रिटिशर्स का रूल हिंदुस्तान पर चलता है। तो आई होप आज की क्लास गाइस आपको समझ आई होगी। थैंक यू।